प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके इस अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। और आज आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर आए हैं इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर है हमारा तरलों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये उसका 5वां पार्ट है। देखो बच्चों, चौथा जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने काफी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करा। हमने बर्नौली के सिद्धांत को पढ़ा, फिर उसके कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े, जैसे अपने वेंचुरीमीटर पढ़ा जो काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमने हार्ट अटैक क्यों आता है वो भी पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ हमने एप्लीकेशंस पढ़े। इसके अलावा भी बर्नौली के सिद्धांत के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही के साथ आज अपन पढ़ने वाले हैं शांता, जिसको अपन बोलते हैं विस्कोसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद करेंगे एक न्यूमेरिकल और आज की क्लास समाप्त करेंगे। चलो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। तो ये है आज के हमारे टारगेट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गतिक उत्थापक। गतिक उत्थापक मतलब लिफ्ट। किसी भी चीज को लिफ्ट कैसे मिलती है ऊपर, वो कैसे उड़ता है। जैसे प्लेन ऊपर क्यों उड़ रहा है, ठीक है। प्लेन का शेप आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है। साइड से देखेंगे तो प्लेन का शेप ऐसा होता है, ठीक है, जो विंग्स होते हैं उसके। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बॉल जो है वो स्विंग क्यों करती है, और वो हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको थूक से साफ क्यों करते, रगड़ते क्यों एक तरफ से, ऐसा क्यों होता है। दोनों तरफ से क्यों नहीं रगड़ते, एक तरफ से उसको क्यों चमकाते हैं। उसके बाद शांता पढ़ेंगे, फिर शांता गुणांक जिसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, और लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 10.9 जो इससे रिलेटेड है वो करेंगे। बच्चों बीच में कुछ एग्जाम्पल हमने छोड़ दिए हैं, घबराइए मत, वो हम बाद में करा देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के साथ, जो कि है हमारा 5वां भाग। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गतिक उत्थापक से। बट गतिक उत्थापक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बर्नौली के सिद्धांत के एक दो एप्लीकेशन और बता देता हूं, जो कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। जैसे कि जो पुराने जमाने में अभी भी घर तो बनते ही हैं हट जैसे, ठीक है। तो ये जो हट जैसे घर होते हैं, जैसे जहां पर ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है। मान लो बहुत तेज हवा चल रही है, तो जब बहुत तेज हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से जाएगी। हमें पता है जब कहीं से किसी भी जगह से हवा का या किसी भी तरल का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायु भी एक तरीके का तरल है, तो अगर यहां से वायु का वेग बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम क्रिएट हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, अगर आपने वायु का वेग बढ़ा दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर यानी दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर वेग बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत कम है। अंदर अगर आपने सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद करके रख दिए तो क्या होगा, अंदर की हवा, क्योंकि अंदर वेग, हवा का वेग बिल्कुल जीरो है, आपने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, अंदर चुपचाप आकर के आप बैठ गए हो। अब क्या होगा, अंदर वायु का वेग हो गया बहुत ज्यादा कम। अगर वायु का वेग अंदर बहुत कम है तो अंदर की ही वायु बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। अब जब अंदर की वायु बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो अंदर की हवाई जो है हमारे इस छपरे को ले उड़ेगी, ठीक है। मतलब ये जो हमारी छत है ना, ये उड़ जाएगी हवा के साथ। बाहर की हवा की वजह से नहीं उड़ी कहां की वजह से, अंदर की हवा से। तो बचने के लिए क्या करें सर, बचने के लिए आप खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि हवा का वेंटिलेशन हो सके, ठीक है, अंदर बाहर हवा जा सके, ताकि अंदर हवा का वेग कम ना हो पाए, ठीक है। वैसे भी आजकल तो अपन कंक्रीट के आरसीसी वाले छत बनाते हैं तो उसमें ऐसी टेंशन नहीं होती है। बट फिर भी ध्यान रखिएगा, कभी भी तेज तूफान आए और हम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाएं तो कुछ नहीं होगा, छत उड़ जाएगी, अगर वो हल्की फुल्की से लकड़ी या छपरे की बनी हुई होगी तो, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ आया होगा। इसी का एक और एग्जाम्पल है फुसफुस, ठीक है। फुहारा वुहारा देखा होगा तुम सबने, वो नई बाल काटता है तो ठंड के अंदर अभी बाल कटवाने जाते तो बड़ा है ना, ऐसा फील होता है यार क्या कहाँ आ गए, है ना। तो वो स्प्रेयर से जो है पानी डालता है, ठीक है। तो उसी स्प्रेयर को अपन पढ़ने वाले, या फिर आपने सेंट परफ्यूम वाली बोतल देखी होगी, परफ्यूम जो महंगा, थोड़ा सा काफी अच्छा महंगा वाला परफ्यूम आता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। आप जैसे इसको पिचकाते हो, ठीक है, पीछे जो बबल बना हुआ है, जैसे इसको आप पिचकाते हो तो पिचकाने की वजह से क्या होता है, यहां से तेज गति से हवा बाहर निकलती है, ठीक है ना। जब अगर तेज गति से यहां पर हवा बाहर निकलेगी,
यहां से तेज गति से जब हवा बाहर निकलेगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने उस बबल को दबाया, ठीक है, उसको पीछे से दबाया, तो दबाने की वजह से तेज गति से हवा बाहर निकली, जिसकी वजह से वेग बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये जो लिक्विड वाली बॉटल है नीचे, इस पर तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है ना, क्योंकि खुली सतह है। जो भी खुली सतह होती है उस पर दाब कौन लगाता है, वायु खुद लगाती है, यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है और नीचे से लिक्विड पे प्रेशर बन रहा है ऑलरेडी, तो यही प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर ही इस लिक्विड को मजबूर करेगा कि तुम उठ करके ऊपर जाओ। तो ये लिक्विड जो है ये ऊपर उठ के जाएगा। यह भी लिक्विड ऊपर उठ के जाएगा तो ये जो लिक्विड है वो इस हवा के साथ बाहर निकल जाएगा, तो इसके साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट या लिक्विड की ड्रॉप, यानी ये छोटी छोटी जो जल की बूंदें हैं वो भी इसके साथ बाहर निकल जाएगी। एक बार वापस देखते हैं, जैसे ही आपने इसको दबाया, दबाने की वजह से क्या हो रहा है, दबाने की वजह से यहां से बहुत ज्यादा गति से हवा बाहर निकल रही है। जब हवा बाहर निकलेगी वेग बहुत ज्यादा होगा बच्चों, वेग ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, अंदर से इस फ्री सरफेस के ऊपर तो प्रेशर डाल रही है ना हवा, तो वो इस प्रेशर को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, बराबर करने की कोशिश करेगी। अब जब वो बराबर करने की कोशिश करेगी तो वो अपने जल पे तो दबाव डाल ही रही है ना, जल या जो भी नीचे द्रव भरा हुआ है उस पर दबाव डाल रही है, तो वो उस दबाव, अब ये जो जल है ना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर कम हो गया है, दबाव हमारा कम हो गया है, तो ये जो नीचे वाला दबाव है उस लिक्विड को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो ये लिक्विड जब ऊपर पहुंचेगा तो छोटी छोटी ड्रॉप्स की फॉर्म में हमारे जल के साथ, हमारे इस वायु के साथ बाहर निकल जाएगा, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ठीक है, वो चाहे जल हो, चाहे सेंट हो, परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ भी हो, इत्र वित्र जो भी आप लगाते हो, ठीक है, कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज, वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये एग्जाम्पल भी सबको समझ आया होगा। ऐसे कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम यूज करते हैं बर्नौली के सिद्धांत का। बस एक चीज ध्यान रखनी है, वेग बढ़ा हमारा दाब कम हो जाएगा, वेग घटा दाब हमारा बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो तो देखिए गति उत्थापक का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, किसी पिंड पर गतिक उत्थापक एक तरीके का बल है। देखो नाम से समझ आ रहा है, गतिक उत्थापक मतलब लिफ्ट, किसी चीज को ऊपर उठाना। ठीक है, ऑलरेडी कोई चीज है उसको कहां करना है, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है, उसी को अपन बोलते हैं गतिक उत्थापक या लिफ्ट। ठीक है, किसी चीज को लिफ्ट करना। जैसे लिखा है, बिना घूमे गेंद का चलना, तरल के सापेक्ष बिना घूमती गेंद। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, देखो डायग्राम देखो आप, अगर ये बॉल सीधे तरीके से चल रही है, कोई टेंशन नहीं है इसको, तो देखो जितने वेग से हवा ऊपर से जा रही है उतने ही वेग से हवा नीचे से भी जा रही है। इसका मतलब वायु का वेग ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, यहां पे जिस वेग से वायु, यहां पे जिस वेग से वायु जा रही है, जो यहां का वेग है वो यहां का वेग है, तो यानी जितना प्रेशर यहां पे डलेगा उतना ही प्रेशर यहां पे भी डलेगा। मैं कम ज्यादा नहीं बता रहा हूं, प्रेशर का डायरेक्शन बता रहा हूं कि मान लो यहां पे प्रेशर इधर डल रहा है तो यहां पे प्रेशर इतना ही डल रहा है। तो कुल मिला के अगर गेंद हवा में घूम नहीं रही है, स्विंग नहीं कर रही है, ठीक है, बेसिकली वो स्विंग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जितनी वेग से हवा ऊपर से जा रही है उतनी वेग से हवा नीचे से जा रही है। तो ऊपर और नीचे हवा का वेग बिल्कुल एक समान है। अगर ऊपर और नीचे हवा का वेग बिल्कुल समान है तो बच्चों क्या होगा, ना तो वो बॉल ऊपर जाएगी ना तो वो बॉल नीचे जाएगी, बस गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे चली जाएगी। इस तरीके से ना पैराबोलिक मोशन करेगी, परवलयाकार पथ पे गति करेगी। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है कि दाबांतर जो है कितना हो जाता है, शून्य। दाबांतर मतलब दाब का अंतर, ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस जीरो है, जीरो। तो ना तो ये ऊपर जाएगी ना तो ये नीचे जाएगी, जैसे मोशन कर रही है वैसे करेगी, स्विंग नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपने बॉल को सीधा फेंका है तो, ठीक है, एक नॉर्मल बिल्कुल चमकती हुई बॉल है, ठीक है, बिल्कुल एकदम शाइनी बॉल है, आपने उसको फेंक दिया बिना स्विंग करे अपने आप जाएगी, क्योंकि जितने वेग से हवा ऊपर से जा रही है उतने वेग से हवा नीचे से भी जा रही है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा इंटरेस्टिंग दूसरा वाला है बच्चों, जहां पे हम जो है बॉल के साथ करने वाले हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपने बॉल को फेंका तो बॉल फेंकने के साथ साथ वो बॉल क्या कर रही है, हवा में स्विंग कर रही है, गोल गोल घूम रही है। आप लोगों ने देखा होगा ना, क्रिकेट मैच तो सभी देखते होंगे, तो वो क्या करते हैं, थूक लगाते हैं और उसको है ना चमकाते, बॉल को चमकाने के बाद ना ऐसे अपने कपड़ों से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद बॉल फेंकते हैं।
अब क्या है इसके पीछे का राज क्या है? वो एक ही तरफ को क्यों चमकाते हैं, वो बॉल के दूसरी तरफ को क्यों नहीं चमकाते? ठीक है, तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। देखो बच्चों क्या होता है, ये बॉल मैंने आप लोगों के लिए डाली है। देखो इस बॉल का एक तरफ है ना, एक पार्ट जो ना काफी रफ है, ठीक है ना, बहुत खराब सा हो रखा है, गंदा सा हो रखा है, जबकि ये बॉल शाइनी है एक तरफ वाला। तो ये जो शाइनी तरफ वाला पार्ट है, ये कहीं ना कहीं उसने अपने थूक से साफ करके बिल्कुल चमकाया होगा, और ये दूसरी तरफ से बॉल ज्यादा खराब हो रही, क्योंकि खेलने के बाद तो बॉल खराब होती है। तो होता क्या है बच्चों, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। घूमती हुई गेंद की चाल, चक्रण करती हुई गेंद अपने साथ वायु को घसीटती है। यदि फलक खुरदरा है तो अधिक वायु घसीटी जाएगी। मतलब अगर आप बॉल को हवा में फेंक रहे हो और वो सरफेस कैसी है, रफ है, बहुत खुरदरी है, तो जब बॉल हवा में चल रही है तो चलने के साथ साथ वायु को भी अपने साथ घसीटते हुए लेके जाएगी। अब जो खुरदरी वाली सरफेस है वो वायु के साथ ज्यादा घसीटी जाती है, मतलब वायु उसकी तरफ से ज्यादा जाती है। देख लीजिए आप ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो यहां से कहीं ना कहीं वायु काफी इसके साथ रगड़ रगड़ के जा रही है। तो ये वाला पार्ट इसका कहीं ना कहीं खुरदरा है, ये वाला पार्ट जो है ना इसका खुरदरा है, तो यहां से वायु ज्यादा घसीटी जा रही है। और नीचे वाला सरफेस जो है वो थोड़ा शाइनी है। ऊपर वाला जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो खुरदरा है, और नीचे वाला जो बॉल का सरफेस है वो कैसा है, शाइनी है। ये शाइनी है मतलब चमकता हुआ है, बिल्कुल मस्त। तो देखिए क्या लिखा है, घसीटी जाती गेंद आगे की ओर चलती है तथा इसके सापेक्ष वायु पीछे की तरफ चलती है। मतलब गेंद तो आगे जा रही है लेकिन वायु कहां चल रही है, पीछे। देख लो आप, गेंद आगे जा रही है, इसका मोशन आगे की तरफ है, लेकिन आपकी हवा पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसीलिए गेंद के ऊपर वायु का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस रफ है। रफ है तो क्या होगा, वहां पे वायु का वेग ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा, अगर वायु का वेग ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा, जबकि शाइनी वाली सरफेस वायु को अपने साथ ज्यादा नहीं घसीटेगी, वो वायु को अपने साथ ज्यादा घसीटने नहीं देगी। जब घसीटने नहीं देगी तो वायु का वेग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब वायु का वेग घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर नीचे से बढ़ा, ऊपर से प्रेशर कम हुआ, तो बॉल लिफ्ट करने लग जाएगी, ठीक है। बॉल क्या करने लग जाएगी, लिफ्ट करने लग जाएगी। अब लिफ्ट करने के साथ साथ, क्योंकि एक तरफ से प्रेशर ज्यादा है एक तरफ से प्रेशर कम है, तो ये बॉल को घुमाने की कोशिश करेगी, बॉल स्विंग करना स्टार्ट कर देगी, जिसको अपन मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नस प्रभाव बोलते हैं। हवा में चलते चलते बॉल क्या कर रही है, स्विंग कर रही है। तो बैट्समैन को सोचना पड़ेगा कि बॉल कहां से आएगी और उसको कहां मारना है। इतना आसान नहीं है ना, लगता तो है क्रिकेट खेलना, लेकिन जब बॉल उसके सामने स्विंग करती हुई आ रही है तो उसको जज करना है कि बॉल किस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि बॉल जो है वो खुरदरी वाली सरफेस से जो है ज्यादा हवा तेज जा रही है, तो प्रेशर उसका हो गया कम। और जो शाइनी सरफेस है वहां से हवा बहुत स्मूथली जा रही है, वेग काफी कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, तो बॉल लिफ्ट करेगी, साथ के साथ स्विंग भी करेगी, गोल गोल घूमेगी भी। जब बॉल स्विंग करेगी तो क्या होगा, उसको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि बॉल किस डायरेक्शन में जाने वाली है। चलिए देखते हैं। तो यहां तक हम आ गए थे, इसके सापेक्ष वायु पीछे की ओर चलती है, इसलिए गेंद के ऊपर वायु का वेग बढ़ जाता है जैसा हमने बोला, और नीचे घट जाता है। धारा रेखाएं ऊपर की ओर संघन हो जाती है तथा नीचे की ओर विरल हो जाती है। मतलब वही एयर, ये जो हमने वायु ली है ना, इसकी रेखा है, धारा की रेखा ऊपर की तरफ ज्यादा संघन है, नीचे की तरफ विरल। वर्ड्स को लेकर के घबराइएगा मत, आप अपनी लैंग्वेज में स्कूल में लिख सकते हो। वेगों में अंतर के कारण ऊपर और निचले पृष्ठों में दाबांतर उत्पन्न होता है। पहले दाबांतर 0 था, क्योंकि जिस वेग से ऊपर से जा रही थी हवा उसी वेग से नीचे भी जा रही थी, दाबांतर 0 था। लेकिन यहां पे दाबांतर तो मिलेगा, नीचे का दाब ज्यादा, ऊपर का दाब कम। तो देखिए उत्पन्न होता है जिससे गेंद एक नेट ऊर्ध्वमुखी बल से गति करती। ऊर्ध्वमुखी मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा गति उत्थापक, जो उसको क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। जिससे गेंद पर एक नेट ऊर्ध्वमुखी बल कार्य करता है। प्रचक्रण के कारण उत्पन्न इस गतिक उत्थापक को मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। ये प्रचक्रण का मतलब होता है बेटा अपने ही एक्सिस पे घूमना। प्रचक्रण का मतलब क्या होता है, अपनी एक्सिस पे क्या करना, घूमना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग करना, ठीक है। बॉल को स्विंग करना बोलते हैं ना, तो स्विंग करना यही है, ठीक है। प्रचक्रण का मतलब अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमते रहना, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो अब सबको समझ आ गया होगा कि क्रिकेटर एक तरफ वाली सरफेस को क्यों इतना चमकाते हैं और दूसरी वाली सरफेस को रफ छोड़ देते हैं, ताकि वो हवा में क्या करने लग जाए, बॉल स्विंग करने लग जाए, ठीक है। अगर ऐसा ना हो ना,
अगर बॉल को चमकाए नहीं और डायरेक्ट फेंक दे, तो जिस डायरेक्शन में उसने बॉल फेंकी है ना, क्रिकेटर आराम से जज कर लेगा, बॉल को मार देगा, ठीक है, छक्का वक्का लगा देगा। लेकिन अगर उसने चमका करके फेंका है, बॉल स्विंग करेगी, फिर जज करना मुश्किल रहेगा कि बॉल आएगी किस डायरेक्शन से और मुझे मारना किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो क्रिकेट में भी फिजिक्स लग गई, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब अपन फिजिक्स लगा लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, नहीं। चलो, तो इसी के साथ ही हमारे जो इसके एप्लीकेशंस थे, हमारे बर्नौली के बहुत सारे एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन जितने एनसीईआरटी में थे उससे एक दो मैंने एक्स्ट्रा ही समझाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी कुछ एप्लीकेशन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको जरूर से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ, ये तो आपने देखा ही होगा डे टू डे लाइफ में। देखो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, फिर एक जो हमारा एरोफॉल बचा है वो भी देखेंगे। सबने नल से पानी गिरते हुए तो देखा ही होगा, है ना, सबने नल से पानी गिरते हुए देखा होगा। अब देखो मेरा नल तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ी भावनाओं पे जाओ आप लोग। ओहो, सर बोले पता नहीं कैसा नल बनाया, बच्चे बोलेंगे सर नल तो जैसा नहीं दिख रहा, ये जो भी है मान लो यार नल है, ठीक है। अब नल में एक चीज सबने नोटिस करी होगी कि जब इसमें से पानी गिरता है, नीला नीला पानी होता, तो नीला नहीं है, होता तो ट्रांसपेरेंट ही है। जब पानी गिरता है तो कुछ इस तरीके से गिरता है। सबने ये चीज नोटिस की होगी कि पानी जब नल से ऊपर से नीचे आता है ना, तो बहुत सर्कुलर होता है, ठीक है ना, मतलब उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो काफी ज्यादा होता है। नीचे आते 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 उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बहुत पतला हो जाता है। मतलब जब पानी नल के कांटेक्ट में रहता है ना, तब तक तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होता है। नीचे आते आते उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यहाँ देखो ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, नीचे आते आते वो और कम हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन है। हमने बोला जैसे ही द्रव ऊपर से नीचे आएगा, जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आया, वायु ने उसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, दाब लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी खुली सतह पर हमारा ये प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुने, जब पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वेग बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, वेग बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आते 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 इसकी धारा की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे आने से उसका वेग जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका शेप कुछ इस तरीके से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। वैसा ही है जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था, याद करो, जब अपन ने हार्ट अटैक पढ़ा था तो भी तो हमने सेम चीज पढ़ी कि वेग एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा, वेग बहुत ज्यादा बढ़ा अंदर से, तो अंदर से प्रेशर बहुत कम हो गया, पानी के अंदर से प्रेशर बहुत कम हो गया, अंदर की तरफ से, पानी के अंदर की तरफ से प्रेशर बहुत कम हो गया, लेकिन बाहर का जो वायुमंडलीय प्रेशर है वो तो उतना ही लगा रहा है। ऊपर से नीचे जाते जाते वेग बढ़ रहा है, अंदर से पानी जो अंदर से बाहर प्रेशर लगा रही है ना, वो कम हो गया। अगर वो कम हो गया लेकिन बाहर वाला प्रेशर तो ज्यादा ही है, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो हमारे पानी को क्या कर देता है? दबा देता है। दबा दिया तो पतला हो गया, ठीक है, बिल्कुल आपके हार्ट अटैक जैसे ही, बिल्कुल सेम वैसा ही। उसमें हमारी बॉडी की जो धमनी थी उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था काफी ज्यादा स्पीड से, अंदर से प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे भी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से जी लगता है, आप सबको पता है। t बराबर 0 पर वेग 0 होता है, t बराबर 1 पर ये वेग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है। t बराबर 2 सेकंड पर इसका डबल कर दो, यानी 19.6 हो जाता है। ये इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे गुणा नहीं आएगा, तो 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। नीचे जाएंगे 9.8 और जोड़ दो, ऐसे होता जाएगा। तो वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा? अंदर से प्रेशर कम, प्रेशर कम तो क्या होगा? बाहर से प्रेशर ज्यादा, बाहर मतलब वहां बाहर से तो उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था, अंदर के कंपैरिजन में हो गया वो ज्यादा। बस हो गया काम खत्म। फिर ये दबा देगा उसको और उसका शेप ऐसा कम, मतलब नीचे जाते जाते वो पतला होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में अब बर्नौली का एक और एप्लीकेशन बचा है, एरोफॉल। एरोफॉल मतलब जो मैंने आपको बोला था ना कि प्लेन के विंग्स का शेप ऐसा क्यों होता है। सबने देखा होगा, नोटिस तो किया ही होगा
कि प्लेन्स की विंग का शेप्स हम ऐसा क्यों बनाते हैं, प्लेन बनाते टाइम भी हम ऐसा शेप नोटिस करते हैं, तो उनके साइड का शेप ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी देखो सिंपल सा लॉजिक है, बिना पढ़े बता दे रहा हूं क्या है। भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाना है, मतलब तुम चाहते हो कि प्लेन ऊपर उड़े। भाई आपको प्लेन को ऊपर उड़ाना है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ कोई ना कोई बल काम करना चाहिए ताकि वो ऊपर की तरफ उड़ सके आराम से। तो क्या करेंगे, हमने शेप ही ऐसा डिजाइन करा है एरोडायनेमिक्स के थ्रू कि भाई अगर हवा इसके ऊपर से जाए ना, तो हवा जब इसके ऊपर से जाएगी तो ऊपर की तरफ से हवा का वेग ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ से हवा का वेग ज्यादा होगा, नीचे की तरफ से हवा का वेग कम होगा। हमने डिजाइन ही ऐसा करा है, ठीक है ना। हमने इसको पूरी तरीके से एक वायु टनल में, एयर टनल के अंदर टेस्ट करा है। टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला ऊपर से वेग ज्यादा है हवा का, ऊपर से वेग ज्यादा है हवा का, नीचे से वेग हवा का वेग कम है। अभी हमने पढ़ा जहां वेग ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कम, जहां वेग कम वहां प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो फिर वही सेम लॉजिक कि ऊपर से प्रेशर कम है, नीचे से प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाला प्रेशर उस चीज को ऊपर उठाएगा, लिफ्ट करेगा। तो बस एरोफॉल में ऐसा ही होता है, शेप ही ऐसा डिजाइन करते हैं, वेग नीचे कम हो जाए, ऊपर ज्यादा हो जाए, हमारा विंग ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए आराम से, ठीक है ना। यही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। देखो आप पढ़ लेते हैं, इतनी सारी रामायण मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, और डायग्राम देखो ये रहा इसका, ये रहा देखो, देखो ये देखो लिखा है लो स्पीड इंक्रीजेस प्रेशर, यानी यहाँ पे स्पीड कम होती है, वेग कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है, वेग क्या होता है, कम होता है। देख लीजिए आप, ऊपर वाले हिस्से में लाइंस काफी पास पास है, जबकि नीचे वाले के अंदर जो लाइंस है काफी दूर दूर है, ठीक है ना। और ये हमें लाइंस मिली कहां से, एयर टनल, जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया में तो नहीं है, पर एयर टनल नाम की एक चीज होती है। जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब तेज हवाएं चलती है ना, और बिल्डिंग बनाने से पहले टेस्ट करना पड़ता है कि बिल्डिंग कितना, मतलब उसका शेप बनाने के बाद कि वो कितना झेल सकती नहीं सकती है। भाई जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने, बुर्ज खलीफा बनी है, इतनी अजीब अजीब पैटर्न्स की बिल्डिंग बनी है, तो ऐसे नहीं उसको भाई मैंने अजीब सा पैटर्न सोच लिया और वो मैं बना दूं, ऐसा नहीं चलता। फिर देखना पड़ता है कि उस पर प्रेशर कितना लग रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए। अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बिल्डिंग उखड़ जाएगी, ठीक है ना, तेज हवा में वो उड़ जाएगी उसकी छत वत। तो ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से उन्होंने जब एयर टनल में चेक किया तो देखो ऊपर से तो आपका वेग ज्यादा निकला तो प्रेशर कम लग रहा था, नीचे से वेग कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा मेरा काम हो गया, लिफ्ट हो गई। ये तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए। देखो क्या है, जब एरोफॉल वायु में क्षैतिज दिशा में चलता है तो चित्र में दिखाए अनुसार विशिष्ट आकार के ठोस एरोफॉल पर गतिक उत्थापक ऊपर की ओर लगता है। ये जो स्पेशल शेप आपको दिख रहा है ना, ये गतिक उत्थापक जो है इसके ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। चित्र के अनुसार वायुयान के पंख की अनुप्रस्थ काट एरोफॉल जैसी प्रतीत होती है, शेप को एरोफॉल बोलते हैं। उसके बाद जिसके परित धारा रेखाएं प्रदर्शित हैं। जब एरोफॉल हवा के विपरीत चलता है तब पंखों का तरल प्रवाह के सापेक्ष दिक विन्यास धारा रेखाओं को पंख को ऊपर से नीचे की समीप कर देता है। फालतू बात है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। सिंपल वर्ड्स जो मैंने आपको बोले, ऊपर से इसका शेप हम ऐसा बनाते हैं कि ऊपर की तरफ से ना वायु की जो भी धारा रेखा है ना पास पास हो जाए, नीचे से दूर दूर हो जाए, और नीचे से ऊपर उसको क्या कर दे, बस लिफ्ट कर दे। बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फालतू ये इतने कनिष्ठ हिंदी के शब्द लिखे वो तो हमसे ना पढ़े जाएंगे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं आपको इतने भारी भारी शब्द लिखने हैं, ठीक है, घबराओ मत। चलिए फिजिक्स को इतना टफ नहीं बनाना अपने को, है ना। चलो तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था बर्नौली वो आज फाइनली हमने खत्म कर लिया। जितने इसके एप्लीकेशंस थे पूरे चैप्टर में बर्नौली का इसलिए सबसे ज्यादा वेटेज है या यूजेज है क्योंकि कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा हमारे हेल्प करते हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक शांता, ठीक है। टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी, विस्कासता या शांता इसको बोलते हैं। अब देखो बच्चों शांता है क्या चीज, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब कोई दो ठोस सतहें एक दूसरे के ऊपर अपेक्षित गति की कोशिश करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, एक बल लगाती है विपरीत दिशा में, ठीक है। उनकी गति का वो क्या करती है, विरोध करती है। और ये जो गति का विरोध करने की वजह से बल लग रहा है उसको अपन घर्षण बोलते हैं। वैसे ही
जो हमारी जल की लेयर्स होती है, जल या अपन बोले किसी भी द्रव की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, किसी भी तरल की जो लेयर्स होती है, जब एक दूसरे के ऊपर अपेक्षित गति करती है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, बल लगाती है। एक दूसरे के अपेक्षित वेग का बल के कारण एक दूसरे पे बल लगाती है। अब बल लगाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ घर्षण उत्पन्न होगा, ठीक है। उसी घर्षण का नाम अपन यहाँ पे दे दिया शांता। शांता आंटी का नाम नहीं, शांता बल का नाम है। तो देखिए लिखा है, द्रवों की विभिन्न परतों के मध्य परस्पर आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है जो द्रव की गति में बाधा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार ठोस पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है तथा पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है, उसी प्रकार द्रवों के मध्य लगने वाला आंतरिक घर्षण बल परतों के स्पर्श रेखीय तथा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि द्रव की परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसे शान बल बोलते हैं। शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं तो दो लेयर्स, दो तरल की जब परतें हैं एक दूसरे के ऊपर गति करने की कोशिश करती हैं तो एक दूसरे की अपेक्षित गतियों का विरोध करती हैं। जब अपेक्षित गतियों का विरोध करेगी मतलब मान लो नीचे वाली सतह कम वेग से चलना चाहती है, ऊपर वाली ज्यादा वेग से चलना चाहती है, एक दूसरे का विरोध करेगी तो कुछ घर्षण उत्पन्न होगा। उसी घर्षण का नाम क्या है, श्यान बल, और इसी को अपन बोलते हैं शांता। देखिए हमने एक डायग्राम डाला है एनसीईआरटी का। अच्छा, शांता की डेफिनेशन डालिए पहले, कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करे उसी को अपन शांता बोलते हैं। और जो बल लग रहा है वो शान बल है, जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये गुण है, उसको अपन शांता बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, द्रव परतों के मध्य की अपेक्षित गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है, अन्यथा आंतरिक घर्षण बल के कारण द्रव की गति रुक जाती है। ठीक है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो पानी वहीं रुक जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कहीं पे पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो क्या है, ऊपर वाली लेयर अगर आगे जाने की कोशिश करेगी तो नीचे वाली लेयर उसको जाने देगी नहीं। देखो क्या है, सिंपल से वर्ड्स में समझो आप क्या कहानी चल रही है। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है ना, नदी है या कुछ भी है जिसके ऊपर भी पानी फ्लो कर रहा है। तो अब क्या है, इसके ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये पहली लेयर, फिर इसके ऊपर वाली एक और लेयर, फिर इसके ऊपर वाली एक और लेयर, ऐसे चलती जाएगी। तो जो सतह है, जो द्रव की जो भी सतह है, वो जो भी ठोस के सबसे पास में होगी ना, अब ठोस क्या चाहेगा, ठोस कोशिश करेगा उस द्रव की सतह को आगे नहीं जाने देगा, तो वो द्रव की जो सतह है उसको पीछे की तरफ बल लगाएगा, इधर पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगाएगा। अब ये जो नीचे वाली सतह है ना, ये बहुत ही कम वेग से गति करी, नेग्लेजिबल वेग से, और जो इसकी जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है, जो इसकी परत है, अब वो तो थोड़े ज्यादा वेग से गति करने की कोशिश करेगी, लेकिन नीचे अब वो जब उसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी, गति करने की कोशिश करेगी, तो नीचे वाली बोलेगी रुक जा, मैं भी रुकी हुई हूं, तेरे को भी रुकना पड़ेगा, तो वापस ये इसके ऊपर पीछे बल लगाएगी। ठीक है, अब तीसरी वाली लेयर के बारे में बात करते हैं। अब तीसरी वाली लेयर तेज चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे वाले बोलेगी रुक जा, तेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं भी कम वेग से गति कर रही हूं। लेकिन जैसे जैसे हम इस सतह से दूर जाते जाते वैसे वैसे ये घर्षण बल जो है, शांता वाला जो बल है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इस बीच वाली लेयर को कंसिडर करूं ना, अब मैं बीच वाली लेयर को कंसिडर कर रहा हूं, ढंग से देखना सब, ये जो बीच वाली ऑरेंज कलर वाली लेयर है, ब्लू कलर वाली लेयर इस पे पीछे धक्का दे रही है, लेकिन येलो वाली क्या बोल रही है, तू मेरे साथ आगे चल, तू बीच में फंसी हुई है, तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऊपर वाली बोल रही है मेरे साथ चल, नीचे वाली बोल रही है नहीं रुक जा। तो कुल मिला के एक बल उसको आगे की तरफ धक्का दे रहा है, एक बल उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। आगे वाला बल पीछे वाले बल से ज्यादा है, इसलिए वो गति करेगा नीचे से ज्यादा वेग से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस सतह से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो वेग है वो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब इसके ऊपर वाली लेयर और ज्यादा वेग से गति करेगी। इसलिए जब रिवर का पानी फ्लो करता है, जब नदी का पानी बहता है, तो नीचे वाला पानी नहीं बहता, नीचे वाला पानी तो मोस्टली स्थिर रहता है, ऊपर वाला पानी फ्लो करता है, ऊपर वाला पानी फ्लो करता है। इसलिए अपन बोलते हैं ऊपर वाला पानी ज्यादा फ्रेश होता है, नीचे वाला पानी फ्रेश नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला पानी कॉन्टिन्यूसली स्लाइडली मोशन करता रहता है। जब कोई बूंद इंक्लाइन प्लेन पे जाती है ना, जब भी कोई बूंद जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे आनत तल पे जाती है, तो जाने के बाद अपने नीचे है ना अपनी वो छोड़ के जाती है, छाप छोड़ के जाती है ना,
पानी की बूंद भी चल रही है तो पीछे की तरफ है ना अपना कुछ एक छोटी सी वो छोड़ के जाती है, भाई मैं यहाँ से गई थी। तो वो जो नीचे वाली सरफेस है ना, सबसे नीचे वाली सरफेस इस बूंद की, वो बेचारी है ना इस ठोस के संपर्क में आ गई। अब बेचारी ठोस के संपर्क में आ गई तो ठोस उस बेचारी को आगे जाने नहीं दे रहा, तो उस पर घर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है। जबकि ऊपर जो बूंद की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, अब इस बूंद के बहुत सारे लेयर मान लो, हमें तो छोटी सी बूंद दिख रही है लेकिन रियलिटी में इस बूंद में बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है ना, बहुत सारी परतें हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली परत है ना वो सबसे ज्यादा वेग से गति कर रही है, तो इसलिए ये आराम से नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे आनत तल पे आराम से नीचे जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज नोटिस करिएगा, कुछ बूंदे बहुत जल्दी नीचे चली गई, जैसे पानी, दूध, ये सब आराम से नीचे चले जाते हैं। लेकिन शहद की आप ड्रॉप देखिए बहुत धीरे धीरे गति करती है, क्योंकि उसकी शांता काफी ज्यादा होती है। तो शांता का सीधा सीधा संपर्क गाढ़ेपन से होता है। जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा ना, जितना ज्यादा कंडेंस होगा, जितने ज्यादा पास पास उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें शांता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लो नहीं कर पा रहे हो बेचारे, ठीक है। उनके एक्चुअली शांता प्रोड्यूस क्यों होती है, इन ये जो अणु है ना इनके छोटे छोटे इन द्रवों के, वो एक दूसरे से ना बंधे हुए हैं, ठीक है। तो अब बंधन जितना ज्यादा पक्का होगा ना, जितना ज्यादा बंधन पक्का होगा उतना उसको छोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे आपका शहद जो है वो काफी ज्यादा ना बोल सकते हैं अपन विस्कस है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, शांता ज्यादा है, ठीक है। शांता ज्यादा तो क्या होगा, बहुत स्लो 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 गति करेगी। लेकिन जल की बूंद फटाफट से नीचे चल रही है, यार मजा आ गया है ना, ऐसा कुछ। चलिए, तो आई होप ये रीजन भी सबको समझ आया होगा। तो कुल मिला के बात कितनी सी है, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जैसे जैसे आप सतह से दूर की तरफ जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे शांता क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। और आपका वेग धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, यानी नीचे वाली सतह पर वेग कम है तो इसके ऊपर वाले पे ज्यादा होगा, ऊपर वाले पे और ज्यादा, ऊपर वाले पे और ज्यादा, उसके ऊपर वाले पे और ज्यादा। तो जैसे जैसे ठोस सतह से ऊपर जाते जाओगे वेग आपका बढ़ता जाएगा, शांता आपकी घटती जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे पॉइंट हमारा क्या लिखा है, यदि किसी पात्र में द्रव को विडोलित करके छोड़ दिया जाता है तो द्रव सबसे पहले स्थिर होता है, उसकी शांता सबसे अधिक होती है, तथा जो द्रव सबसे बाद में रुकता है उसकी शांता सबसे कम होती है, ठीक है। वही वाली बात है, विडोलित का मतलब घुमाने का मतलब, विडोलित मतलब होता है घुमाना, ठीक है। तो जो सतह, जो भी पानी की जो लेयर है साइड वाली, नोटिस करना, वो सबसे पहले रुक जाती है, और जो बीच वाला लेयर है ना वो तो घूमता रहता है। विडोलित करना तुम खुद भी नोटिस कर लो, एक ग्लास में पानी लो, उसको गोल 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 घुमाओ, नोटिस करना साइड वाला जो पानी था, जो लेयर के कांटेक्ट में था, परत के संपर्क में था, वो बहुत जल्दी रुक जाएगा। जबकि जो नीचे वाला पानी, वर्लपूल वॉशिंग मशीन, उसमें ऐसे ऐसे बवंडर जैसा बनता है, तो बवंडर में बीच में बनता है, साइड वाले लेयर से उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तो बेचारी रुकी हुई है, उनकी तो मजबूरी है ठोस के संपर्क में तो। लेकिन जो बीच वाला पानी है ना, जो बीच वाली सतह, वो ऐसे 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 घूमती रहती है। तो इस तरीके से देखो, ये वाली जो सतह है ना, ये वाली, इसके संपर्क में जितनी भी परतें हैं ना, वो बेचारी गति नहीं कर पाती, लेकिन बीच वाली मस्त गति करती है, और वो तब तक चलती रहती है, तब वो सबसे ज्यादा देर तक चलती है और बहुत देर बाद रुकती है, ठीक है ना। पानी घुमा दो, देख लेना, नोटिस कर लेना ये चीज। तो यही हमें बोलना है, क्योंकि बीच वाले की शांता कम है, साइड वाले की शांता सबसे ज्यादा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए डाला है, जिसमें 2 सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना, 2 ठोस सतह है, इन पर वेग जो है वो काफी कम है। जैसे 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 हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेग क्या होता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा, और बीच में आकर देखो वेग सबसे ज्यादा हो गया। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वेग प्रवणता। देखो वेग प्रवणता कुछ भी नहीं है, जो मैंने तुम्हें भी समझाया था ना, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वेग प्रवणता की सिंपल सी डेफिनेशन है, वेग बटा दूरी। दूरी बढ़ाने, कौन सी दूरी, ठोस सतह से दूरी। तो ठोस सतह से दूरी बढ़ाओगे ना तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इसी को वेग प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, इसको बोलते हैं अपन वेग प्रवणता, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। देखिए, द्रव की जो परत किसी पृष्ठ के संपर्क में होती है स्थिर होती है, मैंने आपको बताया अभी। जैसे जैसे परतों की दूरी पृष्ठों से बढ़ती जाती है वेग भी बढ़ता जाता है। द्रव की परतों के मध्य प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक दूरी के साथ
वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। भारी भारी भरकम डेफिनेशन लिखी हुई है ना, डायग्राम से समझते हैं। देखो मान लो कि कोई एक जो सतह है, कोई एक द्रव की जो सतह है वो कितने वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है, ठीक है ना, और उसकी जो रुकी हुई लेयर है, जो यार ठोस सतह है, उससे लंबवत दूरी x है। इसने साफ साफ बोला है लंबवत दूरी, एक लंबवत एकांक दूरी, ठीक है ना। तो हमने ठोस सतह से उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली, लंबवत दूरी ली है। तो मान लो ये पहली सरफेस है, पहली लेयर है सॉरी, और ये पहली लेयर v वेग से गति कर रही है और रुकी हुई सतह से x दूरी पर है। एक लेयर मान ली अपन ने, बीच में परत मान ली। इसके ऊपर वाली जो लेयर है जो थोड़े से ज्यादा वेग से गति कर रही है, मान लो v प्लस dv वेग से गति कर रही है, इसकी इस ठोस सतह से जो दूरी है वो कितनी है, x प्लस dx है। तो हमने बेसिकली दो लेयर्स कंपेयर करी, एक और एक उसके जस्ट ऊपर वाली। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो dv वेग से ज्यादा गति कर रही है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है। साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वेग में लंबवत दूरी के साथ का परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। तो वेग प्रवणता कैसे निकालोगे, इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता हो गया वेग में परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, दूरी में परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये खत्म, आंसर आया dv/dx। इसी को बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग का दूरी के साथ परिवर्तन कहलाता है वेग प्रवणता। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, ठीक है ना, सबसे मुख्य, ऐसे समझ सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे अपन पहुंचे हैं, उसको अपन बोलते हैं हमारा श्यानता गुणांक, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो पढ़ना है अपने को। तो देखो क्या है श्यानता गुणांक। हमने बोला भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये सतह है ठोस सतह, ठीक है ना, जिसके कांटेक्ट में कोई द्रव की सतह है। हम जनरली 3D डायग्राम नहीं बनाते, पर मैं 3D से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लेयर जस्ट इसके कांटेक्ट में होगी, है ना, जो इसके कांटेक्ट में वो रुकी हुई है, जो लेयर इसके कांटेक्ट में है ना ठोस सतह के, वो रुकी हुई है ना, ये वाली जस्ट इसके ऊपर वाली। 2D में बनाने की कोशिश करूं तो ये पहली रुकी हुई लेयर है, रुकी हुई लेयर को अपन ने ऑरेंज कलर से बनाया था, ऑरेंज से बना देते हैं। तो ये रुकी हुई है और इसके जस्ट ऊपर एक लेयर है पानी की, है ना, तो ये रुकी हुई सतह है ना, ये इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है, कलर वलर भर दिया मैंने मस्त। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी ना, जस्ट इसके इसको और जस्ट ऊपर वाली, वो इससे थोड़े से ज्यादा वेग से गति कर रही है ना, ये वाली लेयर इससे थोड़े ज्यादा वेग से गति कर रही है। और एक और लेयर अपन बना देते हैं, 3 लेयर से हमारा काम हो जाएगा। ये इससे थोड़े और ज्यादा वेग से गति कर रही है, ठीक है। 3 लेयर अपन ने समझनी है। 3 लेयर में से मुझे जो फोकस करना है वो करना है मेरे को येलो वाली पे, ठीक है ना, जो ऊपर नीचे 2 अलग अलग लेयर से बीच में सैंडविच हो गई है ना। तो ये जो येलो कलर वाली आपको बीच में लेयर दिख रही होगी, ये कौन कौन सी लेयर्स के संपर्क में है, एक तो है ये ब्लू वाली और एक है ये ग्रीन वाली। तो ब्लू वाली क्या बोलती है, ब्लू वाली बोलती है मैं रुकी हुई हूं तू भी रुक जा। ब्लू वाली क्या बोलती है, मैं रुकी हुई हूं तू भी रुक जा। तो बोले ठीक है मैं रुक जाती हूं। तो ये इसके ऊपर एक घर्षण बल पीछे की तरफ लगाएगी, लेकिन ऊपर वाले बोले मैं तो ज्यादा वेग से गति कर रही हूं, तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं तेरे साथ चल देती हूं। तो इसके ऊपर बेसिकली 2 अलग अलग बल लग रहे हैं, एक तो ऊपर वाली सतह इस पे लगा रही आगे की तरफ और एक नीचे वाली सतह लगा रही है इसके पीछे की तरफ। तो इस पे लगने वाला ये जो श्यान बल है ना, जो घर्षण बल है या जो श्यान बल है, ठीक है ना, वो F जो है वो पहले तो क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा लेयर्स के बीच में कांटेक्ट होगा, घर्षण बल उतना ज्यादा लगेगा, श्यान बल। लेकिन जो अपने ठोसों में घर्षण बल पड़ा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ लंबवत बल, हमारा जो नॉर्मल फोर्स जो था ना, ये जिसको रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल बोलते थे, उस पर निर्भर करता था। उसको क्षेत्रफल से कोई लेना नहीं था, इसको क्षेत्रफल से लेना देना है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। तो
जो श्यान बल है वो क्षेत्रफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लेयर्स के बीच में कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा जो अणु है एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे और आगे जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा श्यान बल जो होता है वो वेग प्रवणता जो भी अपन पढ़कर आए हैं उसके भी सीधे समानुपाती होता है। तो वेग प्रवणता को अपन डी के बजाय डेल से लिख देते हैं अगर वेग में परिवर्तन ज्यादा है। अब चाहो तो डी भी लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं अंतर ज्यादा ले रहा हूं इसलिए डेल की जगह बस डी की जगह डेल लिख दिया। तो श्यान बल जो होता है वो क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है। मैं लिख देता हूं आगे सॉरी। तो जो श्यान बल है वो सीधे समानुपाती किसके है? क्षेत्रफल के। पहली चीज। दूसरी चीज, जो श्यान बल है वो सीधे समानुपाती किसके? वेग प्रवणता के। ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला? F सीधे समानुपाती है A डेल V अपॉन डेल X, जहां पे X उन लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो मैं येलो कलर वाली लेयर के बारे में बात कर रहा हूं तो इसके बीच का जो भी लेयर्स है उनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहा होगा ना, बिल्कुल उनके बीच का, जैसे येलो और क्या बोलते हैं ब्लू कलर वाली के बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा उसको डेल X बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई। अब हम जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नियतांक आएगा, इसको बोलते हैं ईटा, है ना। नीटा नहीं बोलते हैं इसको, कई लोग इसको नीटा नीटा बोलते हैं। इट इज नॉट नीटा, इट इज ईटा। ठीक है ना। और साथ में आता है बेटा एक ऋणात्मक चिन्ह। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह ये तो बता रहा है कि बल वेग की विपरीत दिशा में लग रहा है। भैया वेग डेल वी का मतलब क्या है? ऊपर और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर्स के बीच का वेग का डिफरेंस। पीछे पढ़कर आए हैं, देखो ऊपर और नीचे वाले वेग का वेग डिफरेंस मतलब उनके वेलोसिटीज का डिफरेंस, वेगों का अंतर है। तो वेग ऑब्वियसली बात है, जो वेगों का अंतर है वो तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर लेयर तो ज्यादा वेग से चल रही है, लेकिन जो घर्षण वाले वो विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आ गया। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? ईटा। प्रोनाउंस क्या करेंगे इसको? ईटा। कई लोग इसको नीटा पढ़ते हैं, ये ईटा होता है, नीटा नहीं होता। ईटानगर सुना होगा ना तुमने, वही वाला ईटा, नीटा नहीं। कुछ लोग उसको नीटा बोलते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहे हैं? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल विपरीत दिशा में लग रहा है, दर्शाता है बल विपरीत दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, दिशा में लग रहा है, में लग रहा है। ठीक है ना। और इसी ईटा को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, इसी का नाम है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? श्यानता आंटी आ जाओ। तो ईटा का नाम है श्यानता गुणांक। श्यानता आंटी लिख दिया था मैं तो अभी सच में। ठीक है, श्यानता गुणांक नाम है इसका। ठीक है, अब इस श्यानता गुणांक की विमा क्या है, मात्रा क्या है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू ईटा A डेल V अपॉन डेल X। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेल X को उधर ले जाते हैं, डेल X गुणा में चला गया, A और डेल V जो है डिवाइड में चला गया, और ये किसके बराबर है? F ईटा के। ठीक है ना। अब मात्रक निकालना है इसका, तो देखो आसान है। मात्रक के अंदर ये हो गया हमारे पास न्यूटन, ये हो गया हमारे पास मीटर, ये होगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और वेग मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, 1 मीटर से तो 1 मीटर कट गया, हमें मिला न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और ध्यान से देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, F अपॉन A, F अपॉन A, देखो दिख रहा होगा F अपॉन A दिख रहा है, ये F अपॉन A। ये जो विस्कोसिटी है ना, इसके फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, F अपॉन A यानी प्रतिबल, F अपॉन A प्रतिबल। प्रीवियस चैप्टर, पुराना वाला चैप्टर, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, नहीं तो ये थोड़ा क्लैश करेगा।
तो ये F अपॉन A और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरे पास वेग प्रवणता यानी डेल V अपॉन डेल एक्स। तो नीचे तो आ गया वेग प्रवणता डेल V अपॉन डेल एक्स और ऊपर क्या आ रहा है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बटा हमारा वेग प्रवणता, इसको भी अपन ईटा बोल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास बन गया भाई बच्चों, ये बन गया हमारे पास पास्कल, पास्कल गुणा सेकेंड। तो इसका एक और मात्रक यहां से आया, पास्कल गुणा सेकेंड, ठीक है ना, पास्कल गुणा सेकेंड। विमा के बारे में बात करूं तो इसकी विमा सिंपल है, न्यूटन की होती है m1 L1 T-2, T-2 है ये, सेकेंड के लिए T1 और मीटर के लिए L2। तो विमा कितनी आ गई, देखो m का तो कोई भाई है नहीं, छोड़ दो, L का भाई ये रहा L-2 कितना आएगा L-1 और T का भाई ये रहा -2 + 1 -1, तो ये इसकी विमा आ गई, ठीक है ना। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसका सीजीएस मात्रक भी बता देता हूं मैं आपको। तो सीजीएस मात्रक, तो देखो सीजीएस मात्रक कोई मुश्किल तो नहीं है, यहां से आप निकाल सकते हो। जैसे न्यूटन का कितना होता है, डाइन होता है, ठीक है ना, सेकंड का सेकंड रहता है और उसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो न्यूटन के अंदर 10⁵5, देखो न्यूटन का कितना हो गया हमारे पास, डाइन, ठीक है ना, सेकंड का सेकंड और मीटर का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे एक न्यूटन के अंदर 10⁵5 डाइन होता है, डाइन के लिए डीवाई नहीं लिख रहा हूं मैं, सेकंड में सेकंड ही होना है। और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁵2, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁴। सॉल्व कर लो आप, ये हमारे पास मिलेगा हमें 10, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं पॉइज, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइज। तो इसको अपन बोल रहे हैं पॉइज, है ना, इसको पॉइज बोलते हैं। तो आपका एक जो आपका न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर है या पास्कल इंटू सेकेंड है, वो 10 पॉइज के बराबर होता है ना। इसका सीजीएस मात्रक होता है पॉइज। 10 पॉइज कैसा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो आपका एक हमारा एक न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर है वो 10 पॉइज के बराबर है, ठीक है। सारी रावण जितनी भी थी सब हमने लिख डाली। देखो जब अपन मात्रक पे आते ना, तो मात्रक में हम सारे पॉसिबल मात्रक लिख देते हैं, फिर उसका सीजीएस मात्रक लिख देते हैं, उसकी विमा निकाल देते हैं, सीजीएस मात्रक या जो भी हमारे पास एमके से आया था उसका सीजीएस के साथ रिलेशन निकाल, मतलब जो आता है सब निकाल डालो यार, कहीं खुद से घुटना नहीं चाहिए। चलो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ओके चलो इतना ही है, मैं सोचा कुछ और भी डाला है नीचे। चलो तो आई होप ये सबको टॉपिक समझ आ गया होगा। मेन चीज हमारे पास ये है, अच्छा श्यानता के एक और मैं आपको, श्यानता गुणांक का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, प्रतिबल अपॉन वेग प्रवणता, ठीक है ना, एक फॉर्मूला इसका ये भी है, वेग प्रवणता, प्रतिबल अपॉन वेग प्रवणता, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके चलिए आगे चलते हैं, हमारे एक न्यूमेरिकल है, आप आराम से एक बार ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। ओके आई होप सबने पॉज वॉज करके आराम से क्वेश्चन ट्राई किया होगा, देखा होगा। देखो क्या बोल रहा है, 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कोई धातु की प्लेट किसी डोरी की सहायता से, जो एक आदर्श घिरनी जिसकी सन्नति और घर्षण आपको पता ही है, ना तो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, ना तो उसका कोई फ्रिक्शन होता है, मतलब फ्रिक्शनलेस और मासलेस है, घर्षणहीन और द्रव्यमानहीन घिरनी है। ये रही आपको दिख रही है, ये रहा हमारा ठोस होकर जाती है 0.01 kg सन्नति से चित्र 10.15 की भांति जुड़ी है। यदि कोई द्रव जिसकी फिल्म 0.30 मिलीमीटर मोटी है मेज तथा प्लेट के बीच में रखी हुई है, मुक्त किए जाने पर प्लेट 0.085 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल से दाईं ओर गति करती है, द्रव का श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत, थोड़ा फील करोगे ना मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, समझो। इसने बोला इसका द्रव्यमान तुम्हें पता है, इसका क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है ये रहा 0.10, इसका क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है 0.10, लिखो नहीं लिखो आपकी इच्छा है, यहीं तक ही छोड़ दो।
अब इसके ना इसको अपन ने रखा कि इसके नीचे ना एक द्रव की एक लेयर बना दी अपन ने। क्या रखा, देखो पानी डाला थोड़ा सा, मतलब एक चिकनी सी सतह उस पर पानी डाला और उस पर एक लेयर, मतलब इसको रख दिया, ठीक है ना। अब आराम से इसके ऊपर आराम से स्लाइड करेगा ये ना, ऐसे मस्त सा स्लाइड करेगा ये। तो देखो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है। अब जैसे ही इस 1.10 kg की वस्तु को आप नीचे की तरफ, ऑटोमेटिकली जाएगा ग्रेविटी की वजह से, अभी जाएगा तो ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो भी आगे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगी, लेयर है ना पूरी की पूरी इस तरीके से टिल्ड हो जाएगी, इस तरीके से, खुद सोचो, है ना। इसके अंदर इसका मतलब एक अपरूपण विकृति आ गई, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, स्पर्श रेखीय बल लग रहा है। तो ये जो आपकी लेयर है ना, पानी की जो लेयर थी वो कुछ ऐसे शेप में हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं उस पर जो बल लग रहा है ना, उस पर जो बल लग रहा है वो स्पर्श रेखीय बल लग रहा है, और वो बल कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। वो बल कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ, ऐसे। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है, वस्तु इसके ऊपर रखी है, उसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही है आराम से। तो ये नीचे वाली लेयर है ना थोड़ी सी टिल्ड हो गई, ठीक है ना, थोड़ी सी टिल्ड हो गई। टिल्ड होने के बाद अपने को बोल रहा है ये प्लेट इतने वेग से चल रही है, दाईं ओर, लेफ्ट की राइट, मतलब हमारे राइट हैंड साइड की तरफ इतने वेग से चल रही है, ठीक है। हमें शांता गुणांक निकालना है। अभी हम पढ़कर आए हैं शांता गुणांक किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन वेग प्रवणता। हमें तो विकृति याद आ रहा है। प्रतिबल का मतलब हो गया F अपॉन ए, और वेग प्रवणता डेल V अपॉन डेल x, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस लेयर के बारे में बात करूं, जल की लेयर के बारे में बात करूं, तो इस पे बल कौन लगा रहा है, ये वस्तु। इस वस्तु पे बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, ये इसको आगे खींच रही है, यानी रस्सी में जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है ना, रस्सी में जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है वो इस वस्तु पे आगे बल लगा रहा है। और वस्तु पे तनाव बल उत्पन्न करा किसने, इस वस्तु ने। इस वस्तु में तनाव बल कैसे आया, इस वस्तु ने कैसे लगा दिया, क्योंकि इस पे mg नीचे लग रहा है। तो घूम फिर के बात तीसरी है, यहां पे जो बल लग रहा है वो तनाव बल के बराबर है, और यहां से साफ साफ समझ आ रहा है कि तनाव बल इसको कौन दे रहा है, इसका mg। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो F है वो किसके बराबर है, mg के। इस पूरी रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव बल इस वस्तु के ऊपर लगने वाले भार या गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। तो F का मान हमें मिल गया। कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, इतने क्षेत्रफल पर लग रहा है। वेग प्रवणता कितनी है, इतने वेग से वेग प्रवणता उत्पन्न हो रही है। क्योंकि फिल्म इतनी मोटी है तो कहीं ना कहीं जब से नीचे वाली लेयर और सबसे ऊपर वाली लेयर के बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.3 मिलीमीटर। सारी वैल्यूज बस रखनी है, आपका काम हो जाएगा। तो आपका F किसके बराबर हो गया, mg के। m कितना है, 0.01। g का मान 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, 0.1 न्यूटन हो गया बल। क्षेत्रफल देखिए आप लोग, क्षेत्रफल तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, मीटर स्क्वायर में दे रखा है। उसके अलावा वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 0.085 मीटर प्रति सेकेंड। और जो डेल एक्स है, जो दूरी है वो कितनी है, 0.3 मिलीमीटर। बच्चा लोग मैंने सिखाया हुआ है कि मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देते हैं सीधा, ठीक है ना, शॉर्टकट। कोई भाग नहीं देना, कोई दिमाग नहीं चलाना है, सीधा सीधा 10⁻³ से गुणा कर देने का, ठीक है ना। सारी वैल्यू हो गई, डाल दो इसमें। देखो हमारे पास F अपॉन, देखो बच्चों A नीचे चला गया, डेल V इसके पास था और डेल x ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये एक्चुअल फॉर्मूला था हमारा, ये देखो इसको रीअरेंज करा। F कितना हमारे पास, 0.1 न्यूटन, तो ये 0.1 गुणा डेल x कितना हमारे पास, डेल x हमारे पास 0.3 गुणा 10⁻³ अपॉन A कितना है, क्षेत्रफल 0.1 और ये हमारे पास 0.085। बस सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस पॉइंट ने इस पॉइंट को मार डाला, अल्लाह मार डाला ना, मार दिया इसको। चलो ये पॉइंट हटाओ, देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे से ऊपर आएगा 1000। तो ये 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, ज्यादा ही जीरो कट दिए मैंने भावनाओं में बहकर, ठीक है ना। कुल मिला के बच्चा क्या, देखो एक का तो कोई काम नहीं है, तो 3
गुणा 10 की घात 3 माइनस का गुणा 100 गुणा आ रहा है नीचे 85। बस अब सॉल्व कर लो। 5 की टेबल तो सबको आती है, तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कुछ ज्यादा हो गया ना। चलो तो 3 दूनी 6 मतलब हो गया हमारे पास 60 बटा 17 और गुणा 10 की घात 3, ठीक है ना। अच्छा मात्रक पास्कल इंटू सेकेंड अभी भी पढ़कर आए अपन, ठीक है। तो आप लगाएंगे 17 का टेबल आता है तो अच्छी बात नहीं, तो गुणा भाग करके देखो। देखो अगर तुम्हें नहीं आता ना तो 20 का तो है ना, तो 20 को 3 से गुणा करने पे 60 आता है, तो 17 को 3 से गुणा करने के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो 17 कम 17, 17 34, 17 51 होता है, ठीक है ना। तो 17 51 हो गया, पॉइंट लगाया फिर मैंने, 9 बच गया मेरे पास, 9 का हो गया 90, 17 चौक 68, 17 पंच 85, 5 बार लगभग जाएगा। आपकी बुक से आंसर थोड़ा मैच नहीं करेगा क्योंकि बुक वालों ने जी की वैल्यू 9.8 लिए, 10 लिए आसान करने के लिए, तो लगभग इतना मान आ रहा है हमारा 3.5 के आसपास। चलिए आई होप सबको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आसान सा था पर बहुत प्यारा न्यूमेरिकल था, मतलब फील आने वाली बात है कि कैसे एक वस्तु दूसरी चीज पे स्लाइड कर रही है और पानी कैसे टिल्ड हो जाता है, ठीक है ना, उस छोटे से बल की वजह से, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के लेसन के लिए इतना ही है। आज की स्लाइड थैंक यू के साथ हम खत्म करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।